साथियों नमस्कार। मेरे 31वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो सामाजिक दृष्टि से, सांप्रदायिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम इसको जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है उससे देखने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हाल में ही एक बैंक, एयू बैंक ने अपना एक विज्ञापन बनाया। उस विज्ञापन में दो कलाकारों को लिया, आमिर खान और कियारा आडवाणी को, और लगभग 1 मिनट से भी छोटे इस विज्ञापन से जो दक्षिणपंथ है उसमें काफ़ी हलचल है। उन्होंने इसका विरोध किया है। क्यों विरोध किया है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको फेमिनिस्ट नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। इस विज्ञापन में क्या है? विज्ञापन में ये है कि एक लड़का लड़की हैं जिनकी शादी हुई है और वे कार में जा रहे हैं। कार में लड़का लड़की से कहता है कि पहली बार हो रहा है कि विदाई हो गई और दुल्हन रोई नहीं। लड़की ने जवाब दिया, रोई तो तुम भी नहीं। लड़के और लड़की जब घर पहुंचते हैं तो लड़का पूछता है कि घर में पहला कदम कौन रखेगा। लड़की सवाल करती है, घर में नया कौन है? लड़का जवाब देता है, नया तो मैं ही हूँ। और ये कहने के बाद लड़का जो है घर में पहला कदम रखता है। लड़की कहती है, थैंक यू इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। और उसके बाद बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, सदियों से जो प्रथा चली आई है वही चलती रहती है, ऐसा क्यों? इसमें आपत्ति कहाँ जताई जा रही है? आपत्ति ये जताई जा रही है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, ना कि लड़का लड़की के घर जाता है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आमिर खान ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है और रीति रिवाजों का विरोध किया है। इस घटना को हम सांप्रदायिक नज़र से भी देख सकते हैं और नरोत्तम मिश्रा जी से पूछ सकते हैं कि वो आमिर खान से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जबकि इस विज्ञापन में जो बराबर की सहभागी कलाकार है वो तो आडवाणी है। उससे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये सवाल सिर्फ आमिर खान से पूछा जा रहा है। तो हम आज के वीडियो में इस सांप्रदायिक जो नज़रिया है उसको सामने नहीं रखते और हम इसे ऐतिहासिक संदर्भों में फेमिनिस्ट नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस नज़रिए तक पहुंचने और उसे बनाने के लिए मैंने इस वीडियो के संदर्भ में 5 रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है। और वो रेफरेंस कौन से हैं? एक रेफरेंस है गर्डा लर्नर की किताब द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की। एक रिसर्च पेपर है इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। दूसरा है व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीजन फॉर माइग्रेशन इन इंडिया, हिंदू का एक लेख है। और एक रिसर्च पेपर है इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस अ जेंडर पर्सपेक्टिव। एक ट्यूनीशिया के संदर्भ में किया गया शोध है जिसका शीर्षक है जेंडर रिलेशन एज ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हु माइग्रेट्स एंड वाई। हम जेंडर पर्सपेक्टिव से इस विज्ञापन और जो इस पर आपत्ति दर्ज की जा रही है उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले गर्डा लर्नर का विचार लेते हैं। वो अपनी किताब में पितृसत्ता को समझाते हुए लिखती हैं, पैट्रियार्की को समझाते हुए लिखती हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, पैट्रियार्की इन इट्स वाइडर डेफिनेशन मीन्स द मैनिफेस्टेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मेल डोमिनेंस ओवर वीमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली एंड द एक्सटेंशन ऑफ मेल डोमिनेंस ओवर वीमेन इन सोसाइटी इन जनरल। पितृसत्ता का मतलब यह है कि परिवार के अंदर महिलाओं और बच्चों पर
पुरुषों का आधिपत्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनके आधिपत्य को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है कई तरीक़ों से, और शादी भी उनमें से एक तरीका है। अपनी किताब में ही गर्डन नन्नर लिखती हैं कि परिवार के भीतर जो ये डोमिनेंस है बच्चों के ऊपर, वो डोमिनेंस जो है वो मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए अलग अलग है, उसका ड्यूरेशन भी अलग है और उसका नेचर भी अलग है। नेचर इस तरह से है कि जहाँ लड़की के लिए जो ये डोमिनेंस है वो परमानेंट होता है और लड़के के लिए टेम्परेरी होता है। लड़का इस डोमिनेंस से उस वक्त मुक्त हो जाता है जब वो खुद एक पैट्रियार्क बन जाता है, जब वो किसी परिवार का हेड बन जाता है। लेकिन लड़की के संदर्भ में ये डोमिनेंस परमानेंट रूप धारण किए हुए होता है। फ़र्क इतना होता है कि वो एक पैट्रियार्क के शिकंजे से निकलकर दूसरे पैट्रियार्क के शिकंजे में चली जाती है। और ये जो जाना है, ये जो माइग्रेशन है उसका जो उस जगह से अपरूट होना है जहाँ वो पैदा हुई और बड़ी हुई, इसमें आर्थिक कारण एक बड़ा कारण है। इसमें जो ताकत है यानी वायलेंस की शक्ति किसके पास है, वो एक बड़ा कारण है। इसको आगे समझते हैं। प्रोफेसर राम बी भगत ने अपने एक रिसर्च पेपर में 1981 से लेकर के 2001 तक के जो सेंसस रिपोर्ट हैं उनसे जो मिले आंकड़े हैं, उनसे भारत में माइग्रेशन के महत्वपूर्ण कारणों को समझने की कोशिश की। नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं कि आपने लड़के का माइग्रेशन शादी के बाद लड़की की तरफ दिखाया है, जबकि लड़की का माइग्रेशन जो है वो लड़के की तरफ, लड़के के घर की तरफ दिखाना चाहिए था। और यही परंपरा है। लेकिन ये परंपरा बनी कैसे? क्या इसमें कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है? क्या इसमें कोई आर्थिक कारण नहीं है? क्या इसमें हिंसा के अलग अलग जो औजार हैं और तरीके हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? भले ही वो हमें बहुत ओवर्ट रूप में कई बार नहीं दिखाई दे, लेकिन हो तो रहा है। तो प्रोफेसर भगत ने जो ये 9-10 सालों का डेटा है उसका इस्तेमाल करके कुछ ब्रॉड जो पैटर्न हैं वो हमारे सामने रखे हैं और समझाने की कोशिश की है कि जो माइग्रेशन है उसकी वजहें क्या हैं। वो ये बताते हैं कि जो माइग्रेशन हमेशा से जो है महिलाओं ने डोमिनेट किया है, लेकिन उसके कारण जो है वो अलग अलग हैं। और दोनों के जो मेल और फीमेल के माइग्रेशन के जो कारण हैं उनमें बहुत सिग्निफिकेंट अंतर है। काम के लिए, रोजगार के लिए जो मेल्स हैं वो 37% माइग्रेट करते हैं, और जो फीमेल्स के केस में जो माइग्रेशन है वो मैरिज की वजह से है लगभग 65%। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में एक टेबल दी हुई है और उस टेबल से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। टेबल के हिसाब से उन्होंने कहा है कि इन पिछले 9-10 सालों में 2001 तक टोटल जो माइग्रेशन हुआ है वो 98 मिलियन हुआ है। इसमें से 32 मिलियन मेल थे और 65 मिलियन फीमेल्स हैं। लेकिन अगर इनको देखें कि कारण क्या रहा माइग्रेशन का और मेल और फीमेल्स में ये कारण कैसे काम कर रहे हैं, तो ये टेबल हमें बहुत सारी चीज़ें समझाती हैं। वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए 14 मिलियन टोटल लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए, जिसमें से 12 मिलियन मेल हैं और
2 मिलियन फीमेल हैं। यानी अगर काम के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में माइग्रेशन हो रहा है तो 12 मिलियन मेल का है और 2 मिलियन फीमेल का है। अगर इसको परसेंटेज के सेंस में कहें तो 37% जो काम के लिए माइग्रेशन हो रहा है उसका 37% जो है वो पुरुषों का है और 3% के करीब महिलाओं का है। लेकिन जहाँ दूसरा एजुकेशन है, 3 मिलियन के आसपास माइग्रेट किए हैं टोटल लोग, जिसमें से 2 मिलियन मेल हैं और 0.9 मिलियन जो हैं वो फीमेल हैं। परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपके पास में 6%, यानी जितने लोग एजुकेशन के लिए माइग्रेट किया, जितने लोगों ने, उसमें से जो 6% हैं वो मेल हैं और 1.3% फीमेल हैं। टोटल जो माइग्रेट किए हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से 6% है। मैरिज जहाँ पर आ जाती है वहाँ डेटा बता रहा है कि 43 मिलियन लोगों ने शादी के कारण माइग्रेट किया, जिसमें से 0.7 मिलियन मेल हैं और 42.4 मिलियन जो हैं वो फीमेल्स हैं। ये टोटल माइग्रेशन का 44% के आसपास है। और परसेंटेज में देखें तो 2% मेल हैं जो शादी के लिए माइग्रेट करते हैं और 65% महिलाएं हैं वो शादी के लिए माइग्रेट कर रही हैं। तो यानी माइग्रेशन में जेंडर एक महत्वपूर्ण पक्ष है, डायमेंशन है, जिसे समझे जाने की ज़रूरत है कि वो क्यों होता है। जब परंपरा का सवाल उठा करके इस तरह के सवालों को समझने से रोका जाता है और आर्थिक हालातों पर दोनों के बात करने से रोका जाता है, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए कि ये जो दिखाई दे रहा है, जो परंपरा दिखाई दे रही है, जो ट्रेडिशन हमें दिखाई दे रहा है, उस ट्रेडिशन के पीछे एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। वायलेंस के कई स्ट्रक्चर्स हैं, वायलेंस के कई टूल्स हैं जो इस माइग्रेशन के इस फॉर्म को दिखाई दे रहे हैं। और वो जो राइट विंग का इस समय हमला हो रहा है इस ऐड पर, उसमें भी वो माइग्रेशन के संदर्भ में वो एग्रेशन और वो वायलेंस की जो भाषा है वो हमें सुनाई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो है 2011 की जनगणना के आधार पर वरुण बी कृष्णन ने हिंदू में एक लेख लिखा है और इस लेख का शीर्षक है व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीजन फॉर माइग्रेशन इन इंडिया। उस लेख में वो समझाते हैं द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर माइग्रेशन इन इंडिया इज़ मैरिज। यानी कि हमें शिक्षा से बहुत कम मतलब है, हमें अपने कैरियर से बहुत कम मतलब है, हमें एम्प्लॉयमेंट और रिसर्च और दुनिया को समझने के लिए हम अपने घरों से निकल करके बाहर जाएं, अलग अलग जगहों पर जाएं, इससे हमको बहुत कम लेना देना है। अभी भी हमारी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह, उसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहा है, उसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन प्रभावित कर रहा है। इसी लेख में बताते हैं कि 46% ऑफ द टोटल माइग्रेंट्स moved because of marriage and of these 97% were women। यानी 46% जो शादी के लिए माइग्रेशन हुआ है, उस 46% को नंबर्स में अगर कन्वर्ट कर दें और फिर उसमें देखें कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स माइग्रेट किए हैं, तो पता चलता है कि 97% जो लोग, जिन लोगों ने शादी के लिए माइग्रेट किया है, उसमें 97% महिलाएं हैं। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों को मिला लें तो केवल 10% लोगों ने माइग्रेट किया है और एजुकेशन के लिए सिर्फ 1.2% लोगों ने माइग्रेशन किया है, टोटल माइग्रेशन। तो यानी हमारी जो प्रायोरिटी है अभी भी 2022 में वो शादी है और शादी से जुड़े हुए रिचुअल्स हैं। न हमारी प्राथमिकता शिक्षा है, न बिजनेस है, न रोजगार है
और न ही जो है घूमना है, दुनिया को समझना है, देशाटन है, ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि प्राथमिकता में जो है वो फैमिली है, जो है शादी है। एक और रिसर्च पेपर है जिसका शीर्षक है इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, अ जेंडर पर्सपेक्टिव। ये रेखा दास और कपिल कुमार का के द्वारा लिखा गया है। इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन है वो जेंडर के द्वारा प्रभावित होता है। जो शॉर्ट जो डिस्टेंस के माइग्रेशन है वो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस के जो माइग्रेशन है वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए माइग्रेशन को, इस ऐड के बहाने माइग्रेशन के जो जेंडर एस्पेक्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि रूरल टू अर्बन, यानी शहरों से निकल, गाँव से निकल करके शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है वो उसमें मेल्स का डोमिनेशन है, और गांव से गांव में जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें फीमेल्स का डोमिनेशन है। यानी कि गांव से गांव में, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के माइग्रेशन, और गांव से निकल करके शहरों में यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के जो माइग्रेशन है वो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जो है बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो और एजुकेशन हो, इसमें जो शेयर है वो पुरुषों का जो है ज़्यादा है। एक जोग्राफर हुए हैं जर्मन के अर्नेस्ट जॉर्ज राविनस्टाइन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि देयर इज़ ए प्रीडोमिनेंस ऑफ फीमेल अमंग शॉर्ट डिस्टेंट माइग्रेंट्स। 19वीं शताब्दी में अपने अध्ययनों में उन्होंने ऐसे पाया कि जो छोटी दूरी के माइग्रेशन है उसमें महिलाओं का जो है हिस्सेदारी ज़्यादा देखी जाती है, और इससे हमको ये मालूम चलता है, इस बात का संकेत मिलता है कि जो माइग्रेशन है वो जो है उसमें एक जेंडर, हमको इनइक्वालिटी, जेंडर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ऐसा हमको क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों देखने को मिलता है? इसमें लार्जर इकोनॉमिक और वायलेंस के और कल्चर के और दूसरे जो सोशल एस्पेक्ट हैं उनका प्रभाव रहता है कि वो क्यों लॉन्ग डिस्टेंस का माइग्रेट नहीं कर पाती, वो क्यों एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट नहीं करती हैं, क्यों अभी भी उनको जो है बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह देखा जाता है, और वो केवल और केवल उनको जो है शादी के लिए माइग्रेट करने की इजाज़त है। और ये जो ऐड है इस पर जो आपत्ति है वो ये इसमें ये आपत्ति भी है कि उसका जो माइग्रेशन है वो परंपरा के हिसाब से नहीं है, यानी उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है जिसमें कि लड़की को हम घर के बाहर धकेल देते हैं, यानी जहाँ वो पैदा हुई वहाँ से उसको धकेल देते हैं, क्योंकि हमने उसके आसपास उस तरह का एक आर्थिक ढांचा रचा हुआ है, और उस आर्थिक ढांचे के पक्ष में हमारे पास सांस्कृतिक और एक धार्मिक ढांचा है जिसे हम बाद में परंपराओं का नाम देते हैं, और उसको एक किस्म से नॉर्मलाइज और नेचुरलाइज करने की कोशिश करते हैं। माइग्रेशन के संदर्भ में ट्यूनीशिया में जो है जो शोध हुआ उसे मुझे पढ़ने का इस ऐड के बहाने से मौका मिला। उस जो शोध है उसमें जो बातें कही है वो कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन है उसमें अगर हम देखें तो मेल और फीमेल्स के संदर्भ में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं। क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस का मतलब ये है कि संख्या में कौन ज़्यादा माइग्रेट करेगा, और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस का मतलब ये है कि किस वजह से जो है मेल या फीमेल जो है वो माइग्रेट करते हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर का माइग्रेशन का जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो ये बताते हैं कि जो माइग्रेशन में जो यंग वीमेंस हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत लो है, बहुत ही कम वो जो है माइग्रेट करती हैं, और अगर वो माइग्रेट भी करती हैं तो मुख्यतः शादी के बाद,
और उसकी मुख्य वजह होती है कि फैमिली के साथ रियूनियन होना या शादी कर लेना। ये दो वजह हैं उनकी। तो जवान उम्र में, यानी अगर वो अनमैरिड है तो उनके पास माइग्रेट करने के जो ऑप्शन है और विकल्प है वो कम है। शादी कर लेने पर माइग्रेट करने के विकल्प क्वालिटेटिवली कम है, लेकिन क्वांटिटेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि शादी करने के बाद उनको माइग्रेट करना पड़ता है। लेकिन क्वालिटेटिवली कम है क्योंकि वो केवल शादी के लिए माइग्रेट कर रही हैं। तो ये पेपर बताता है कि जो माइग्रेशन को जेंडर रिलेशंस की नज़र से समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बताता है कि जेंडर रिलेशंस की नज़र से माइग्रेशन को देखने से हमें ये पता चलता है कि कौन माइग्रेट करता है और किन वजहों से माइग्रेट करता है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि क्या मैरिटल स्टेटस का, किसी का शादीशुदा होना और न होने से जो माइग्रेशन है उस पर कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये जो अध्ययन है वो बताता है कि शादी का लड़कों के माइग्रेशन पर क्वांटिटेटिव असर बहुत कम है और क्वालिटेटिव असर भी बहुत कम है। यानी कि शादी के बाद भी वे रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए या बिजनेस के लिए माइग्रेट करते हैं, लेकिन लड़कियों के पास शादी के बाद जो है, जब वो शादीशुदा हो जाती हैं तो अब उनके पास माइग्रेट करने का जो ऑप्शन है वो लगभग ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उनके पास जो माइग्रेट करने का एक ऑप्शन था, शादी की वजह, शादी एक कारण था, अब वो कारण भी उनके पास नहीं है क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। इसलिए अब उनके पास माइग्रेट करने का कोई ऑप्शन जो है नहीं बचा है। इकोनॉमिक रीजन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो या बिजनेस करने की वजह से वो जो है माइग्रेट नहीं करती हैं। तो हमने इसमें देखा कि माइग्रेशन में अभी भी जो सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं बहुत पहले से, उनकी कंटिन्यूटी अभी भी दिखाई दे रही है। यानी कि फैमिली का स्ट्रक्चर जो है, जो जिस तरह से बनाया गया, और उसमें लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी केवल जो है तभी दी गई जब वो किसी की पत्नी बनने को तैयार है, किसी की बीवी बनने को तैयार है और माँ बनने को तैयार है। यही एक कारण जो है मुख्य कारण माइग्रेशन का उनके सामने निकलता है। तो ये जो वीडियो है जिसमें लड़की माइग्रेट नहीं कर रही है, लड़का माइग्रेट कर रहा है, तो शायद ये पक्ष भी है जो दक्षिण पंथ के लोगों को परेशान कर रहा है कि जो है ऐसा तो नहीं कि इस छोटी छोटी कोशिशों की वजह से कुछ लड़कियों के जहन में एक नया सपना पलने लगे कि माइग्रेशन हम ही क्यों करें, और वो इस पर सवाल उठाने लगें और परिवार में जहाँ वो पैदा हुई हैं उसमें अपनी जो जगह है उसकी तलाश करने लगें, उस तलाश के लिए संघर्ष करने लगें। ऐसा लगता है कि दक्षिण पंथ को इस बात की भी चिंता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का आभार।